नमस्कार दोस्तों, लेट्स लर्न साइंटिया चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग बात करने वाले हैं द्रव्यों के यांत्रिक गुणों के बारे में, अंग्रेजी में मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। तो टॉपिक है आज का द्रव्यों के यांत्रिक गुण। इसी को अंग्रेजी में कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। ठीक है, द्रव्यों के जगह पर हम पदार्थ भी कह सकते हैं। पदार्थों के यांत्रिक गुण या फिर द्रव्यों के यांत्रिक गुण के बारे में आज हमें देखना है। तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि द्रव्य या पदार्थ क्या होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि पदार्थ या द्रव्य जो है इसकी व्याख्या रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान दोनों में की गई है, और दोनों ही विषय में पदार्थ या द्रव्य को ऐसा माना गया है कि वह वस्तु जो स्थान घेरती हो, पदार्थ उसे कहते हैं या द्रव्य उसे कहते हैं जो स्थान घेरता हो और जिसमें द्रव्यमान होता है। मतलब पदार्थ या द्रव्यमान या पदार्थ या द्रव्य के बारे में हम कह सकते हैं वह जो स्थान घेरता हो या उसका द्रव्यमान हो, उसी को पदार्थ या द्रव्य कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में मैटर कहते हैं। और याद रखिएगा कि जहां तक बात है कि पदार्थ के बारे में, और एक टर्म आता है ऊर्जा। हमने कुछ वीडियो पहले ही देखा था ऊर्जा के बारे में, अब इसको पढ़ सकते हैं ऊर्जा क्या होता है। तो हम कह सकते हैं कि पदार्थ और ऊर्जा दोनों अलग अलग वस्तुएं, पदार्थ और ऊर्जा जो है वह दोनों अलग अलग वस्तुएं। ये अभी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, यह जो आरंभिक विकास था, जहां जब विज्ञान का विकास प्रारंभ हुआ था, उस समय ऐसा माना जाता था कि जो पदार्थ होते हैं, पहले तो यह कहा जाता था कि पदार्थ और ऊर्जा, ऊर्जा और पदार्थ अलग अलग हैं, अलग अलग हैं। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिएगा तो जब विज्ञान का आरंभिक विकास था, जब शुरुआती दौर था विज्ञान के विकास का, उन दिनों में ऐसा माना जाता था कि जो पदार्थ है, इस पदार्थ की ना तो उत्पत्ति हो सकती है, और ना तो इसकी उत्पत्ति हो सकती है और ना ही इसको नष्ट किया जा सकता है, सोच लीजिए कि जब आरंभिक विकास विज्ञान का यह जो तथ्य है, यह आरंभिक विकास के समय का है। मतलब अगर हम बात करें आरंभिक समय में, प्रारंभिक विकास का समय, उस समय ऐसा माना गया कि जो पदार्थ होते हैं वह ना ही निर्मित हो सकते हैं, मतलब ना ही इनकी उत्पत्ति की जा सकती है और ना ही इसका निर्माण किया जाता है। तो इसका अर्थ होता है कि जो पदार्थ होते हैं, जो पदार्थ थे आरंभिक विकास के समय, जो पदार्थ माना जाता था, इनको अविनाशी माना जाता था। अविनाशी माना जाता था। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका विनाश नहीं किया जा सकता। अविनाशी का अर्थ होता है जिसका विनाश नहीं हो सकता है, उसको कहते हैं अविनाशी। तो प्रारंभिक स्थिति में जो पदार्थ होता है उसको कहा जाता था कि पदार्थ का ना ही निर्माण हो सकता है और ना ही पदार्थ को नष्ट किया जा सकता है, यह पदार्थ जो है अविनाशी होता है। इसी अविनाशी होने का जो कारण है, इसी वजह से जो है एक नियम हुआ करता था, अविनाशिता का नियम। इसी तथ्य को, जो पदार्थ का ना तो उत्पत्ति हो सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, यह प्रारंभिक जो विचारधाराएं थी उसमें पदार्थ को अविनाशी माना गया था, मतलब पदार्थ को नष्ट नहीं किया जा सकता है। इसी तथ्य को कहा गया था पदार्थ की अविनाशिता का नियम। पदार्थ की अविनाशिता का नियम भी कहा गया। याद रखिएगा, यह प्रारंभिक विचारधाराएं थी, अभी की विचारधाराएं नहीं थी। जैसे जैसे विज्ञान ने विकास किया,
उसी आधार पर विज्ञान ने काफी मात्रा में पुरानी चीजों को गलत भी किया है और कई नई चीजों को ढूंढा है विज्ञान ने। इस आधार पर एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था आइंस्टीन। आइंस्टीन, ठीक है। ये जो आइंस्टीन थे यह एक बहुत बड़े भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने एक समीकरण दिया था, इनके द्वारा एक समीकरण दिया गया था, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण। ये जो समीकरण आइंस्टीन का फेमस था, फेमस एक क्या कहते हैं, एक सूत्र दिया था जिसका नाम है द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता का सिद्धांत, ठीक है। द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता सिद्धांत ये किन्होंने दिया था? तो आइंस्टीन साहब ने दिया था। इसके आधार पर इन्होंने कहा था कि E बराबर mc स्क्वायर, जहां पर m द्रव्यमान है, c प्रकाश का वेग है और E जो है वह ऊर्जा है, वह गतिज ऊर्जा कह सकते हैं। इस आधार पर हम ऐसा कह सकते हैं कि जो आइंस्टीन साहब थे उन्होंने E = mc स्क्वायर देकर इस अविनाशिता का जो सिद्धांत था, जिसमें कि कहा गया था पदार्थ का और ऊर्जा दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो इन्होंने यह सिद्ध किया कि पदार्थ जो है, पदार्थ से ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है और जो है ऊर्जा जो है उस ऊर्जा से पदार्थ का निर्माण भी हो सकता है। मतलब कहीं ना कहीं ऊर्जा और पदार्थ जो है दोनों का दोनों जो है एक साथ है और एक साथ मिलकर है। वो द्रव्यमान ऊर्जा समतुल्यता तुल्यता के सिद्धांत पर आधारित है। तो यहां पर जो पुरानी विचारधाराएं थी जिसके अर्थ पर कहा गया था कि पदार्थ जो है अविनाशी होते हैं, तो यहां पर सिद्ध हो गया कि पदार्थ अविनाशी नहीं है, इनका नाश किया जा सकता है। हमने देखा कि आइंस्टीन के E = mc स्क्वायर से यह सिद्ध हो गया कि पदार्थ अविनाशी नहीं है। अब यह बात सिद्ध हो चुका है कि पदार्थ और ऊर्जा जो है उसमें परस्पर परिवर्तन हो सकता है या परस्पर परिवर्तन संभव है। वह किस नियम पर? E = mc स्क्वायर, मतलब पदार्थ और द्रव्यमान और क्या कहते हैं, द्रव्यमान ऊर्जा तुल्यता के सिद्धांत के आधार पर। किन्होंने दिया था? आइंस्टीन ने दिया था। अब बात करते हैं कि जो पदार्थ होती है उन पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। पदार्थ की अवस्थाएं। अगर हम बात करें तो ये जो अवस्थाएं हम बात करेंगे वह अवस्थाएं होगी भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था, यह भौतिक अवस्था का अर्थ क्या होता है इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मतलब प्राकृतिक तौर पर पदार्थ की जो अवस्था होती है, जिसे अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम महसूस कर सकते हैं या जिन्हें हम जान सकते हैं, उन्हीं को हम पदार्थ कहते हैं। इस आधार पर जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं इसको 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? तो याद रखेंगे 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है। ये तो सभी जानते होंगे कि वो जो 3 भाग होता है वह पहला है आपका ठोस, द्रव और गैस। अब ध्यान देने वाली बात है, ठोस भी है, द्रव भी है और गैस भी है। यह पदार्थ की 3 अलग अलग भौतिक अवस्थाएं हैं। और यह भी याद रखिएगा, यह जो पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं वो ताप और दाब की, याद रखिएगा कि ये जो 3 अवस्थाएं हैं, ये 3 अवस्थाएं दाब और ताप, दाब और ताप की दी गई निश्चित परिस्थितियों में पदार्थ के कणों के मध्य जो विरोधी बल है उसके आधार पर डिपेंड करता है कि वो पदार्थ की अवस्था कौन सी हो। कणों के मध्य और ये कण क्या होता है? तो याद रखिएगा, कोई भी पदार्थ जिस मूलभूत संरचना से बनी हुई है उनको कण कहते हैं, ठीक है। तो जो कण है, कण के मध्य 2 विरोधी कारकों पर निर्भर करता है। 2 विरोधी तथ्य हैं, फैक्टर्स हैं, उस पर निर्भर करता है कि कोई वस्तु ठोस हो या कोई वस्तु द्रव हो या फिर कोई वस्तु गैस हो। वो जो 2
गुण है, जो दो विरोधी गुण है, वह क्या है? अंतराण्विक बल और ऊष्मीय ऊर्जा। पहला है अंतराण्विक बल और दूसरा है ऊष्मीय ऊर्जा। समझिएगा, ये दोनों फैक्टर है जो डिसाइड करता है कि कोई पदार्थ ठोस होगा अथवा द्रव होगा या गैस होगा। तो सबसे पहले तो हमें समझ लेना चाहिए अंतराण्विक बल के बारे में। जो अंतराण्विक बल है और ऊष्मीय ऊर्जा है, याद रखिएगा कि जो अंतराण्विक बल है, जैसे कि मैंने बताया कि ठोस है, तो ठोस के अंदर सब के सब पदार्थ, जितने भी पदार्थ होते हैं, वो छोटे 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 कणों से मिलकर बने हुए रहते हैं। तो उन कणों के मध्य, जैसे मान लीजिए कि अगर हम दो कण को कंसीडर करते हैं, तो एक कण यहां है और एक कण यहां पर है। इन दोनों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को कहते हैं अंतराण्विक बल। दो कणों के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? अंतराण्विक बल। तो ये दो फैक्टर जो है अंतराण्विक बल, तो याद रखिएगा कि ठोस के अंदर जो दोनों विरोधी है, याद रखिएगा, ऊष्मा बढ़ाएंगे तो अंतराण्विक बल घटेगा और ऊष्मा घटाएंगे तो अंतराण्विक बल बढ़ेगा। देखते हैं, तो जैसे ठोस है, ठोस का अंतराण्विक बल जो है, फोर्स जो है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, वो क्या होता है? अधिक होता है। जबकि द्रव में थोड़ा कम होता है और गैस में बहुत ज्यादा कम होता है। अब एक चीज समझिएगा कि ठोस में जो अंतराण्विक बल है वह इतना मजबूत होता है कि इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव नहीं करने देता है। मतलब ठोस के अणु इतने कस के बंधे हुए एक दूसरे के साथ कि ये दोनों कभी भी विचलित नहीं होते। और अगर हम बात करें द्रव की, तो द्रव के जो अणु हैं, जो कण हैं, वह एक दूसरे से हल्की अवस्था में बंधे हुए रहते हैं, जिसके कारण जो द्रव है वह फ्लो करता, फैलता है, वो अपने आप बहता चला जाता है। और याद रखिएगा, जो गैस है, गैस की जो अवस्था है, इसमें हम कह सकते हैं अंतराण्विक बल बहुत कमजोर होता है, जिसकी वजह से वह कहीं भी फैलता जाता है, मतलब अपने आधार पर नहीं रहता, कहीं भी वो पहुंच जाता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम जो है ठोस, द्रव और गैस बता सकते हैं कि उसके अंतराण्विक बल किस प्रकार के हैं, जिसके आधार पर ठोस, द्रव और गैस बन रहे हैं। अब यहीं पर अगर आप देखेंगे कि ऊष्मीय ऊर्जा की अगर हम बात करें, तो जैसे जैसे हम किसी भी पदार्थ में ऊष्मा की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है कि आप देखे होंगे कि अगर मान लीजिए ठोस को ऊष्मा ऊर्जा हम प्रदान करते हैं, तो क्या होगा? ये गर्म होगा, और गर्म होने की वजह से याद रखिएगा अंतराण्विक बल जो है, इसके साथ जो है अणुओं के बीच का जो फोर्स है, उसको अंतराण्विक बल कह दिया। अब एक टर्म आता है अंतराण्विक स्थान। यह अंतराण्विक स्थान क्या होता है? एक कण से दूसरे कण के बीच का जो डिस्टेंस है, दूरी, एक कण से दूसरे कण के बीच की जो दूरी है, उसको कहते हैं अंतराण्विक स्थान। अंतराण्विक स्थान कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। और यह जो अंतराण्विक स्थान है, क्या होता है? जब ऊष्मा ऊर्जा बढ़ाते हैं तो अंतराण्विक बल कमजोर होता है, और कमजोर होने से क्या होता है? अंतराण्विक स्थान बढ़ जाता है, जिससे कि ठोस पदार्थ भी क्या होता है? तैरने लगता है, फैलने लगता है। अब देखेंगे अगर द्रव के कंडीशन में, तो यहां भी सेम कंडीशन होगा। अगर इससे ऊष्मा ऊर्जा कम कर दिया जाए, मतलब ऊष्मा ऊर्जा निकाल लिया जाए, तो यह ठोस की अवस्था में भी आ सकता है, जैसे बर्फ बन जाता है। अगर हम देखें तो इसको अगर हम समझने की कोशिश करें, इसमें भी अगर हम ऊष्मा ऊर्जा बढ़ा दें, इसके भी अंतराण्विक बल कमजोर हो जाएंगे, और इसके बीच जो अंतराण्विक स्थान होगा वह बढ़ जाएगा, जिसके कारण और ये फैलना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो यहां पर गैस का भी वही कंडीशन होगा, है ना। इसको अगर नॉर्मल कर दिया जाए तो ये लिक्विडिफाई हो सकता है, मतलब तरल अवस्था में आ सकता है ना। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो दाब, जो पदार्थ की तीन अवस्थाएं हैं, तीन भौतिक अवस्थाएं हैं, उन तीन भौतिक अवस्थाओं को अगर हम दाब और ताप के एक निश्चित परिस्थिति में देखें, तो उनके कणों के मध्य दो विरोधी बल के आधार पर हम बता सकते हैं कोई वस्तु ठोस है, द्रव है, गैस है। वो दोनों विरोधी कारक क्या है? तो अंतराण्विक बल है और ऊष्मीय ऊर्जा है। मेरे ख्याल से पदार्थ के बारे में इतनी सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे के लेक्चर में बात करेंगे, जो द्रव्य हैं, द्रव्यों के यांत्रिक गुण को आगे लेकर बढ़ेंगे, और हम समझेंगे कि जो द्रव्य होते हैं, द्रव्य के अंदर पहला है हमारा ठोस है, तो ठोस के यांत्रिक गुण क्या क्या होते हैं। तो जब तब वीडियो लंबी ना हो, इसलिए मैं थोड़ा कम कंटेंट देता हूं, और आप लोग अच्छे से इसको देख पाए, है ना, इसलिए भी थोड़ा कम कंटेंट देने की कोशिश करता हूं। और क्योंकि सीखने से बेहतर और कुछ नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। तो कोशिश कीजिए सीखने का, रट्टा मार के आगे बढ़ा जा सकता है, लेकिन सीख के कुछ बेहतर किया जा सकता है, ठीक है।
तब तक के लिए इस वीडियो को अच्छे से देखिए, इसको समझिए, इसको सीखिए और आगे हम लोग बात करेंगे जो ठोस पदार्थ है, जो ठोस द्रव्य है, इनके कौन कौन से यांत्रिक गुण हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।